तो आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि जंग में शांति वार्ता होने जा रही है। सीज फायर आगे बढ़ेगा या फिर से जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि मियाद खत्म हो गई। ईरानी जहाज पर लेकिन अटैक हो गया है। क्या फिर से जंग छिड़ जाएगी? कल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ईरान ने भारत के जहाज पर अटैक किया था। ईरानी गनबोट ने न सिर्फ भारत बल्कि फ्रांस का भी जहाज था जिस पर हमला किया, और उसके बाद से भारत ने नाराजगी और ऐतराज जताया था। लेकिन अब अमेरिका ने देखिए ईरान के जहाज पर अटैक किया। यह है यूएसएस त्रिपोली। अमेरिकी वॉरशिप से ईरानी जहाज पर अटैक किया गया। तो न सिर्फ अमेरिका ने अटैक किया बल्कि रात के अंधेरे में अमेरिका ने ईरान के जहाज पर कब्जा भी कर लिया। ये वही हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा, ईरान के जहाज के ऊपर अमेरिका के जवान और फोर्स उतरे जहाज पर और कब्जा कर लिया ईरान के कार्गो शिप पर। और उसके बाद अभी भी अमेरिका के कब्जे में है ईरान का जहाज। कुछ इस तरह से ईरान के जहाज पर कब्जा किया गया। सीज फायर खत्म होने से पहले ही क्या ट्रंप फायर हो गए हैं और जंग की आग को फिर भड़का दिया है। ट्रंप के एक एक्शन से ईरान से पाकिस्तान तक कोहराम मचा है। ईरानी जहाज पर ट्रंप की सेना ने पहले गोलीबारी की और फिर उस पर कब्जा कर लिया। जिस हॉर्मूज पर ईरान कब्जे का दावा करता था, उसी हॉर्मूज पर ट्रंप ने पहले नाकेबंदी का ऐलान किया और अब ईरानी जहाज को दबोच लिया है। अमेरिका के इस कदम से ईरान बहुत गुस्से में है। उसने ऐलान कर दिया है कि अब शांति की बात नहीं, दुश्मन पर बम और ड्रोन हमलों की बरसात होगी। खबर तो यह भी है कि ईरान ने मछली बम बना लिया है और जंग भड़की तो दुश्मन पर चौंकाने वाले हमले को तैयार है। जो हालात हैं, सोचिए बातचीत होने जा रही, उससे पहले ये टेंशन है। लेकिन अमेरिका ने जब ईरान के जहाज पर कब्जा किया, उससे पहले वार्निंग दी थी कि वापस लौट जाओ, लेकिन वो नहीं वापस लौटा। तो उसके बाद ये हुआ। ये वार्निंग की भी तस्वीरें, वार्निंग की भी आवाज है अमेरिकी युद्धपोत से। Motor vessel Toska, vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. मोटर वेसल टोस्का, अपना इंजन कक्ष खाली करें। हम आपको निष्क्रिय करने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। ये जो आप सुन रहे थे, ये वो वार्निंग है जो ईरानी जहाज को अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी। और इस वार्निंग के बाद क्या हुआ? वार्निंग के बाद अटैक हुआ अमेरिकी वॉरशिप से। ये जो आप देख रहे हैं, ये वॉरशिप गन, इससे हमला हुआ कार्गो पर। अब देखिए जरा अटैक कैसे हुआ। कुछ इस तरह से ये आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिकी सेना ईरान के जहाज पर उतर गई। सीजफायर खत्म होने से पहले अमेरिका ने हॉर्मूज के पास यह सबसे बड़ी कार्रवाई की। अमेरिकी कमांडो ने समंदर में ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया।
दरअसल ईरान का एक बड़ा मालवाहक जहाज, टॉस्का नाम है इसका, यह चीन से आ रहा था। ईरानी झंडा लगा 900 फीट लंबा जहाज बंदर अब्बास की ओर बढ़ रहा था। बंदर अब्बास बंदरगाह है, वो हॉर्मूज के उस रास्ते से बढ़ रहा था जहां अमेरिका ने नाकेबंदी लगा रखी है। अमेरिका ने ईरानी जहाज को वार्निंग दी और कहा 1 मीटर भी आगे मत बढ़ना। 6 घंटे तक अमेरिका ने लगातार वार्निंग दी, ईरानी जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। तो समंदर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस स्प्रूएंस एक्शन में आ गया। अमेरिका का यह युद्धपोत एडवांस रडार सिस्टम और बहुत हथियारों से लैस है। इसने फायरिंग शुरू की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सुरक्षा और हमले के लिए इसे तैनात किया था। यूएसएस स्प्रूएंस टोमाहॉक जैसी मिसाइलों और MK-45 सुपर गन सिस्टम से लैस होता है। MK-45 सुपर गन यानी तोप 1 मिनट में 20 गोले दाग सकती है। दुश्मन के जहाज, हवाई हमले और जमीन पर टारगेट में इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑटोमेटिक गन है और चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होती है। ईरानी जहाज को रोकने के लिए अमेरिका ने इसी का इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या हुआ? अमेरिकी कमांडो ने कहा टॉस्को के इंजन रूम को खाली करो, हम हमला कर रहे हैं। फिर अमेरिकी कमांडो ने 3 राउंड फायरिंग की। समंदर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। तोप से दागी गोली सीधे जहाज के इंजन रूम पर लगी और उसकी रफ्तार थम गई। जैसे ही ईरानी जहाज रुका, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे और फिर रस्सियों के सहारे कई मरीन कमांडो टॉस्का जहाज पर आ गए। यह अमेरिका की 31वीं मरीन यूनिट के कमांडो थे जो यूएसएस त्रिपोली से आए थे। 3500 मरीन सैनिक के साथ यूएसएस त्रिपोली पिछले 1 महीने से ईरान के पास तैनात है और एक इशारा मिलते ही समंदर में ईरान के बड़े जहाज पर कब्जा कर लिया गया है। यह है पूरी कहानी इस कब्जे की। अब आइए आपको बताऊं, ईरान का जो जहाज है ये कहां से आ रहा था। दरअसल ये चीन से आ रहा था। चीन से ये हॉर्मूज की तरफ जा रहा था, बस वहीं पकड़ लिया गया। ये आप देख रहे हैं मैप, ये हिंद महासागर, वो अरब सागर, ये चीन, और यहां से चला है ये शिप जो आप देख रहे हैं। इसे मूव कीजिए आगे प्लीज। ये यहां से शिप चलना शुरू हुआ और ये आगे बढ़ता हुआ मलेशिया से स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए आगे बढ़ाइए इसको, और ये यहां से हॉर्मूज की तरफ जा रहा था। यही ओमान की खाड़ी आप देख रहे हैं, ओमान की खाड़ी पर अटैक हुआ और उसके बाद इसे कब्जे में ले लिया गया है। यह चीन से आ रहा था, इस पर चीन ने भी ऐतराज जताया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप और जुल्फागिरी। हमें नहीं पता कि सीज फायर जारी रहेगा या नहीं। शायद हम अब और युद्ध विराम आगे ना बढ़ा पाएं, लेकिन हार्मूज पर हमारी नाकाबंदी जारी रहेगी और किसी ने इसे तोड़ने की कोशिश की तो हमें फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। हर हालत के लिए हम तैयार हैं। दुश्मन के कदम के हिसाब से हमारी रणनीति और एक्शन होगा। हम अमेरिका की आतंकी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। अमेरिका ने हमारे जहाज पर हमला और कब्जा कर बहुत बड़ी गलती की है। उनके जहाज में उनके परिवार के भी कुछ लोग थे, इसलिए हमने सीधे हमला नहीं किया, लेकिन ईरान बदला जरूर लेगा। हम अमेरिका से एक एक गोली का हिसाब लेने की कसम खाते हैं। तो आखिर सवाल ये अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका बहुत आक्रामक है। ट्रंप कल 37 पोस्ट कर चुके हैं, अभी फिर पोस्ट कर रहे हैं। देखिए जरा समंदर में एक और हरकत अमेरिका की, ये ड्रग बोट है। 3 ड्रग बोट उड़ा दी है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने ईरान का जहाज कब्जे में लिया, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी दावा यह है कि अमेरिका के बहुत खास यूएसएस त्रिपोली पर ड्रोन से अटैक किया है। और उसके बाद देखिए, ईरान का जहाज कब्जे में था तो दावा किया गया अपने एक जहाज पर अमेरिका के कब्जे से ईरान आग बबूला है और उसने ओमान की खाड़ी में कई अमेरिकी जहाजों को टारगेट किया है। खबर है कि ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर दर्जनों ड्रोन से हमला किया है और इस हमले से अमेरिकी जहाज को कितना नुकसान हुआ यह साफ नहीं है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी जहाज को कड़ा जवाब दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि हम अमेरिकी जहाज को समंदर में डुबो सकते हैं, लेकिन अमेरिकी जहाज के अंदर क्रू मेंबर के कुछ परिवार वाले भी थे।
इसलिए हमने अभी तक सिर्फ ड्रोन हमलों से एक तरीके से चेतावनी दी, लेकिन हम इसका बदला लेने और पलटवार करने की कसम खा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध विराम तोड़ा है और समंदर में डकैती की है। अगर ट्रंप ने फिर धमकी दी और ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया, तो हम भी अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने से चूकेंगे नहीं। खाड़ी देशों के तेल केंद्र और उनके पाइपलाइन पर भी हम हमला कर देंगे। ईरान इससे पहले भी सऊदी और यूएई में कई ऑयल सेंटर पर हमला कर चुका है, तो क्या ईरान फिर से मिडिल ईस्ट में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? सवाल यह है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। सुनिए जरा ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी तक जब मैं यहाँ हूँ, हमारे पास बातचीत के अगले दौर के लिए कोई योजना नहीं है और इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमें हार्मूज में उनकी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, जिसे अमेरिका ने नौसैनिक नाकाबंदी करार दिया है। अभी कुछ घंटों में आपने देखा कि एक ईरानी जहाज पर हमला किया गया। ये सभी घटनाएं युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन मानी जाती हैं। जब ईरान ने सेकेंड राउंड में आने से मना कर दिया है, फिर एक बड़ा सवाल चिन्ह पैदा हो गया है। ये जो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेके अमेरिका शायद कुछ ऐसे डिमांड्स रख रहे हैं जिसको कि चर्चा में ईरान उसका संज्ञान ले नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अपने नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज हैं। अमेरिका शायद चाह रहा है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम संपूर्ण तरह से जो है रोल बैक। ऐसे शायद कई मुद्दे हैं जिसमें कि आम सहमति बन नहीं पा रही है। अब देखिए, बातचीत को लेकर सस्पेंस है। क्या ईरान इस बैठक में शामिल होगा? सवाल यह है। अमेरिका ईरान में दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। ट्रंप ने पहले कहा था कि वो खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं, लेकिन हॉर्मूज में गतिरोध के बाद स्थिति बदल गई। जेडी वेंस की अगुवाई में ईरान से इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारी है। इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से तैयारी पूरी हो गई है, इसका दावा किया गया है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लेकर भी ईरान दौरे पर थे। अभी बातचीत में गतिरोध के बाद मुनीर ने ट्रंप को फोन लगाया। मुनीर ने ईरान का स्टैंड अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने रखा। मुनीर ने कहा, हॉर्मूज में नाकेबंदी से बातचीत में बाधा आ रही। इस पर ट्रंप ने मुनीर से कहा, हम इसको देखेंगे। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ। अमेरिका ईरान में 22 अप्रैल तक सीजफायर है, मतलब सीजफायर खत्म होने में अब 48 घंटे से कम बचा है। ऐसे में अगर बात नहीं बनती है तो एक बार फिर जंग के आसार है। पाकिस्तान की कोशिश के बावजूद ईरान के शामिल होने पर सस्पेंस है इस बैठक में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति, ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि ईरान बैठक में शामिल नहीं होगा। इसके बाद बैठक को लेकर ईरान सरकार का भी बयान आया कि अमेरिका से बातचीत पर अभी ईरान ने कोई फैसला नहीं लिया है, मतलब वो बैठक में शामिल होगा या नहीं, इस पर फैसला नहीं हुआ है। पहले दौर की बातचीत के दौरान भी इसी तरह का सस्पेंस बना हुआ था। इसको लेकर ट्रंप ने ईरान को सीधी वार्निंग दी थी। ट्रंप ने इसे ईरान के लिए आखिरी मौका बताया था और समझौते पर साइन नहीं किया गया तो ईरान तबाह हो जाएगा, यह तक कहा था। तो जेडी वेंस, खबर यह है कि कल पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखाऊं कि जो बात मुनीर ने कही, मुनीर ने कहा ट्रंप से फोन लगाकर कि आप हॉर्मूज को ब्लॉक मत करें, लेकिन ट्रंप उसे ब्लॉक कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एक और यूएसएस गिराल्ड अमेरिकी युद्धपोत, वो भी रवाना कर दिया है हॉर्मूज की तरफ। अमेरिका की कोशिश है पूरे समंदर की नाकेबंदी। अमेरिकी वॉरशिप किसी भी जहाज को देख रहे हैं, उसे वार्निंग दे रहे हैं, यहां से नहीं निकल सकते हो। सुनिए। Vessel referred to United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian port will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel with further intent to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. ये संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्धपोत 115 है। सैन्य नाकाबंदी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यदि नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों पर लागू होगी, चाहे उनका इरादा ईरानी बंदरगाह तक पहुंचने का हो या फिर ना हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निरीक्षण और तलाशी का अधिकार लागू होगा। यदि आप नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास। आप देख रहे हैं अमेरिका के युद्धपोत क्या कर रहे हैं। अमेरिका ने 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर उतार दिए। ये आप देख रहे हैं, ये है यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ट।
ईरान की घेराबंदी के लिए गिराल्ड पश्चिमी एशिया में वापस आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत लाल सागर में उतरा है। यह युद्धपोत 25 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इसमें 75 से ज्यादा F-18 जैसे फाइटर विमान तैनात हो सकते हैं। लाल सागर से पहले 1 महीने तक भूमध्य सागर में तैनात था। यूएसएस गिराल्ड परमाणु संचालित विमान वाहक युद्धपोत है और अमेरिका के कई अहम मिशन में गिराल्ड वॉरशिप शामिल रहा है। वेनेजुएला में हमले और मादुरो की गिरफ्तारी में भी शामिल था और अब ईरान पर दबाव बढ़ाने में फिर मिडिल ईस्ट में आ गया है। तो अकेले गिराल्ड नहीं है, यह आप देख रहे हैं, यह है यूएसएस अब्राहम लिंकन। अरब सागर में अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है। अमेरिका का खास युद्धपोत हॉर्मूज के पास तैनात है और इसके साथ 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का बेड़ा मौजूद है। यह चलते फिरते एयरबेस की तरह काम करता है। 40 से ज्यादा फाइटर जेट, 7,000 सैनिक तैनात हो सकते हैं। अब्राहम लिंकन पर ईरान ने कई बार ड्रोन अटैक की कोशिश की है, लेकिन लिंकन ने अपनी मिसाइल और डिफेंस से हर हमले नाकाम कर दिए हैं। अगला देखिए जरा, यह है यूएसएस जॉर्ज W.H.W. बुश। मिडिल ईस्ट में ट्रंप का अपना तीसरा बड़ा युद्धपोत है। समंदर में अमेरिका के नए दैत्य का नाम है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। यह अमेरिकी युद्धपोत किसी देश की सेना को अकेले तबाह कर सकता है। इस पर F-35 जैसे 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। यह खतरनाक परमाणु पनडुब्बी और क्रूज मिसाइलों से लैस है। करीब 6,000 अमेरिकी सैनिकों का काफिला भी इसमें तैनात होता है। साथ ही मल्टीलेयर सिक्योरिटी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। 1200 किलोमीटर तक दुश्मन के हर तरह के हमले को नाकाम कर सकता है। इस पर 2 परमाणु रिएक्टर लगे और बिना ईंधन के 20 साल तक चल सकता है। यह खासियत है। अब देखिए, ट्रंप ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है, ब्लॉक कर दिया है हॉर्मूज को। और उसके बाद देखिए क्या है, तस्वीर में आपको दिखाऊं, जो ईरान एम्बेसी ने ट्वीट की है वो ट्रंप को बना दिया है आइंस्टीन कह लीजिए शिक्षक। और देखिए बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं, ब्लॉक प्लस ब्लॉक इज इक्वल टू अनब्लॉक। यानी कभी वो कहते हैं ब्लॉक है, कभी कहते हैं अनब्लॉक है, फिर कहते हैं ब्लॉक है। उनका मजाक उड़ाया इस तरह से इस नक्शे में कि ट्रंप आखिर कर क्या रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। दुनिया की नजर ट्रंप की हरकतों पर भी है। क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स, टीपी त्यागी। देखिए, फौज के अंदर तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप पता करो दुश्मन कमजोर कहाँ है, क्योंकि दुश्मन दिखाना ही नहीं चाहता। जहाँ वो कमजोर होता है वो दिखाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, जहाँ वो बहुत स्ट्रांग है वो दिखाता है कि वो कम स्ट्रांग है। इसके लिए जो अमेरिका की आर्मी है उससे तो डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप साहब जिस तरह की बातें करते हैं उनसे कोई पता लगा ही नहीं सकता कि एक्चुअली ये क्या करने वाले हैं। इसी को तो डिसेप्शन, सरप्राइज कहते हैं, इसी को तो षड्यंत्र या झूठ कहते हैं। अब देखिए जरा, ट्रंप ने अपने हथियार उतार दिए हैं, तो दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं ईरान ने भी अपनी वो मिसाइल निकाल ली है, वो मिसाइली बेड़ा निकाल लिया है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं था। इस जंग में ईरान के वो हथियार सामने आए हैं जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं था, खास तौर से अमेरिका को और इजराइल को। यह है ईरान की मिसाइल सेजल 2 और दावा है कि अब ईरान सेजल 2 का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसे मछली बम भी कहते हैं। जो सेजल 1 है उसे नाग बम कहते हैं और सेजल 2 को मछली बम कहते हैं। और आइए आपको बताऊं क्या खासियत है इसकी। यह है सेजल 2 मिसाइल। सीजफायर टूटा तो ईरानी मछली बम सामने आ जाएगा और इससे कहर बरपाएगा। खबर है कि ईरान ने अपने हथियारों में नई ताकत जोड़ी है। मछली बम से अमेरिका इजराइल को गहरे घाव देने की तैयारी में। दावा है मछली बम ईरान की सेजल 2 का ही एक अपडेटेड वर्जन है। ईरान की इस खतरनाक मिसाइल की रेंज करीब 2500 किलोमीटर है। अगर नतांज से इसे दागा जाए तो सिर्फ 7 मिनट में तेल अवीव पहुंच सकती है। ईरान की सेजल 2 मिसाइल को डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि यह मिसाइल घूम घूम कर लहराते हुए टारगेट पर वार करती है। सेजल 2 मिसाइल रडार को चकमा देने में माहिर है। इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम भी इसे भेद नहीं पाए, इसे रोक नहीं पाए। पिछले दिनों ईरान ने यूएई और कुवैत में अमेरिकी बेस पर इसे दागा था और इस मिसाइल ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा दिया था।
खबर यह है कि ईरान ने सेजल 2 को और खतरनाक बना दिया है। हवा में गोता लगाते हुए यह दूर से मछली के जैसे दिखाई देती है और जब तक दुश्मन या उनका डिफेंस सिस्टम समझ पाता है तब तक ईरान की यह मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देती है। यानी मछली बम से ईरान, अमेरिका, इजराइल को परेशान कर सकता है। अब देखिए जरा, ईरान के जो छिपे हुए हथियार हैं उनके बारे में बहुत से दुनिया के एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट अनुपम तिवारी। ईरान सेजिल 1 बना सकता है, सेजिल 2 बना सकता है, उसको वो अपग्रेड भी कर सकता है, इतनी काबिलियत उनके अंदर है। और डांसिंग फिश जैसी मिसाइल, उसको अगर ईरान अपग्रेड करता है और घातक बनाता है, हालांकि वो पहले से ही बहुत घातक है, तो ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। 13 से 14 मैक की स्पीड से चलने वाली ये मिसाइल पहले ही 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज तक मार करती है। सॉलिड फ्यूल से ये चलती है, यानी कि इसका जो फ्लाइट पैटर्न है और जो इसका पूरा पाथ है वो अलग अलग तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है। और यही वजह है कि अगर इसको अपग्रेड किया गया तो ईरान की ताकत और बढ़ जाएगी। और युद्ध का एक दूसरा मैदान भी है, ईरान, इजराइल और लेबनान का मैदान। ये लेबनान की तस्वीरें हैं। गोलों की आवाज रुक गई है तो उसके बाद लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लेबनान का हाल क्या है, हश्र क्या है, ये एरियल व्यू देखिए जरा, ऊपर से तस्वीर देख रहे हैं, चारों तरफ तबाही नजर आएगी आपको। तो ये इजरायली हमले में जो तबाह हुई इमारतें, उनकी तस्वीर आप देख रहे थे। इजराइल के जवानों पर, सैनिकों पर आरोप पहले भी लगते रहे कि यह तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं ईसा मसीह की मूर्ति है जिसे इजराइल के जवान ने तोड़कर गिरा दिया है। और दूसरी तरफ अब यह दावा कर रही है इजराइल की सेना कि उन्होंने नया नक्शा जारी किया है। इस नए नक्शे में अगर आप देखिए ध्यान से, जो पूरा लाल घेरा आप देख रहे हैं, नीचे जो डार्क ग्रे देख रहे हैं, यह है इजराइल, और उसके आगे जो फैलाव आप देख रहे हैं लाल घेरे का, यह लेबनान का वो पूरा हिस्सा है जिस पर इजराइल ने अब तक कब्जा कर लिया। यानी इजराइल की सेना यहां तक पहुंच चुकी है। इजराइल ने यह नया नक्शा जारी किया है। इस नए नक्शे में आखिर क्या है, लेबनान का कितना हिस्सा कब्जा चुका है इजराइल, यह है वो नया नक्शा। लेबनान से इजराइल के बीच, सीजफायर के बीच इजराइल ने यह मैप जारी किया है। इसमें दक्षिणी लेबनान से में इजरायली सेना की तैनाती दिख रही है। ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, यहां तैनाती है। मैप के मुताबिक लेबनान के कई गांवों पर इजराइल के ने कब्जा कर रखा है और इस नक्शे में इजरायली सैनिक लेबनान के अंदर इलाके में दिख रहे हैं। सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक का इलाका इजरायली कब्जे में है। यानी इजराइल लेबनान में 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन इजरायली सेना ने बनाया है। दावा इजरायली सेना इस इलाके को खाली नहीं करेगी। इजराइल इस इलाके में घरों और बिल्डिंग्स को गिरा देगा। इजराइल ने इसकी तुलना गाजा पट्टी में हुई कार्रवाई से की है। साथ ही हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल ने चेतावनी दी है, हिजबुल्लाह के किसी भी सदस्य को इजरायली सेना बख्शेगी नहीं। सीजफायर के बीच भी इजराइल ने यह शर्त रखी थी जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। अब इस मैप के जरिए इजराइल ने लेबनान का नक्शा बदल दिया है। इजराइल के इस कदम से मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलता दिख रहा है और इजराइल के इस नक्शे को लेकर तेहरान से लेकर बेरूत तक खलबली मची हुई है। इससे भविष्य में इजराइल की उत्तरी सीमा पर हमला करना संभव नहीं होगा। इजराइल की लितानी नदी के दक्षिण इलाके पर कब्जा किया गया। यह इलाका ईरान के मोहरा हिजबुल्लाह का गढ़ है और यहां हिजबुल्लाह के लड़ाके सुरंग और बंकर बनाकर सालों से बैठे हैं। यहीं से इजराइल के शहरों पर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलें और ड्रोन दागे जाते हैं। लेबनान और सीरिया ने इजराइल के इस नक्शे को मंजूरी नहीं दी है। सुनिए जरा ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और तुर्की के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं।
दुश्मनों को साइंस और सभ्यता से दिक्कत है। अगर यूनिवर्सिटीज नहीं होती तो मिसाइलें भी नहीं होती। वे जानते हैं कि अगर देश को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो वैज्ञानिक ही बदलाव ला सकते हैं। इसराइल की सीमा में परिवर्तन सिर्फ तुर्की की समस्या नहीं है, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। इलाके के सभी मुस्लिम देश इसको लेकर बेहद चिंतित हैं। तुर्की अपनी सरहद की सुरक्षा करने में सक्षम है। अब आपको बताऊं कि इजराइल ने लेबनान पर कब्जा किया है। लगभग 10 किलोमीटर का इलाका दक्षिणी लेबनान का यह हिस्सा है। इजराइल पर यह आरोप लगते रहे वो दूसरे देशों पर कब्जे करता है, ये उसकी नीति का हिस्सा है। पहले भी इस बारे में मैंने आपको बताया। ये जो नक्शा जो इससे पहले मैंने आपको बताया, इस नक्शे में देखिए इजराइल का जो नक्शा आप देख रहे हैं, उसके बाद लाल घेरा जो आगे फैल रहा है, उस लाल घेरे के पीछे मकसद है दुनिया के अलग अलग देशों पर कब्जा, जिसमें खासतौर से मिस्र से लगी हुई नील नदी से लेकर और यहां इराक के यूफ्रेटिस नदी तक। ये उनकी नीति का हिस्सा है कि उन्हें अपने देश का विस्तार यहां तक करना है। यह बाकायदा कहा जाता है और दावा किया जाता है कि उनकी धार्मिक किताब में भी लिखा हुआ है। क्या यह सच है? बड़ी बात यह है इसके पीछे का आखिर मकसद क्या है। ग्रेटर इजराइल यानी यहूदियों का एक ऐसा बड़ा देश जो इजराइल और उसके आसपास के देशों से मिलकर बना हो। लेबनान का हिस्सा भी उसमें शामिल है। ऊपर देख रहे हैं आप फिलिस्तीन, गाजा, और ऊपर देखिए लेबनान का हिस्सा भी उसमें, और लेबनान के हिस्से पर कब्जा हो चुका है जो मिस्र में नील नदी से इराक में यूफ्रेटिस नदी तक फैला हो, और जिसमें फिलिस्तीन, लेबनान और जॉर्डन के साथ साथ सीरिया, इराक, मिस्र और सऊदी अरब के बड़े हिस्से शामिल हो। यही ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट नेतन्याहू का भी सपना है। इसलिए नेतन्याहू इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है नेतन्याहू ने लेबनान से इस पर तेज काम शुरू करवाने को कहा है। जंग के बीच इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसती चली गई। इजराइल ने खुद लेबनान में 10 किलोमीटर अंदर घुसने का दावा किया। इतना ही नहीं, नेतन्याहू की सेना ने कई गांवों पर भी कब्जा कर लिया और इसकी वजह से वहां रहने वाले कई लेबनानी पलायन कर गए। जिन इलाकों पर इजराइल की फौज कब्जा करती जा रही है, इजराइल वहां पर लगातार बफर जोन बनाता जा रहा है। यानी लेबनान में घुसकर उन्हीं की धरती से आईडीएफ युद्ध लड़ेगी। इजरायली सेना पहले ही सिनाई, वेस्ट बैंक, गाजा के कई इलाकों पर कब्जा हो चुका है। अब लेबनान की धरती कब्जा कर इजराइल वो प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है जिसका जिक्र हिब्रू बाइबल में यहूदियों की भूमि के नाम से 19वीं सदी में यहूदी विद्वान थियोडोर हर्जल ने इस विचार को रखा था और 1967 के बाद से इजराइल में ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट खूब लोकप्रिय हुआ है। पिछले दिनों खुद जो मंत्री हैं नेतन्याहू के, उन्होंने भी इस ग्रेटर इजराइल की बात की थी। सुनिए जरा, अब आपको सुनवा रहा हूं प्रोफेसर असलम खान क्या कह रहे हैं। ग्रेटर इजराइल का मतलब क्या है? आमतौर पे ये जो है इजराइल का क्षेत्र जो है वो जो अभी करंट उसकी जो बॉर्डर्स हैं उसका एक्सपेंशन है। इसके अंदर जो है मुख्य रूप से जो है जो एरियाज हैं उसमें जो विवादित क्षेत्र जैसे वेस्ट बैंक है, गाजा है और ईस्ट जेरूसलम है, ये उसके कंट्रोल पे जो है पूरा सेंटर्ड है। और इसमें जो कुछ लोग ऐसे इससे ही बड़े जो पड़ोसी देश के हिस्से हैं उसको जोड़ने की बात करते हैं। और अब जिस तरीके से वेस्ट बैंक में सेटलमेंट हो रहे हैं तो एक नेचुरल एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि क्या ये ग्रेटर इजराइल की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान में जो पावर है, जो ताकत है, वो मुश्तबा के बाद अगर किसी शख्स के पास है तो वो है वहीदी। इन्हें आप देख रहे हैं, आईआरजीसी को संभाल रहे हैं इस वक्त वहीदी। वहीदी कौन है और कितने ताकतवर हैं ईरान में, ये आपको बताता हूं। ईरान में सत्ता पर कंट्रोल को लेकर यह नया दावा किया गया है। ईरान की धार्मिक सेना आईआरजीसी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आईआरजीसी के चीफ हैं अहमद वहीदी, हर बड़े फैसले ले रहे हैं। तेहरान की सेना और बातचीत करने वाली टीम पर हर फैसला ले रहे हैं वो। न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसको लेकर खुलासा किया है। वहीदी और उनके करीबी लोगों ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली है। वहीदी अब मुश्तबा खमनेई के बाद ईरान के सबसे बड़े नेता बन गए। ईरान में अब बड़े फैसले वहीदी ही ले रहे हैं और वहीदी का दबदबा विदेश मंत्री अराक्ची और संसद प्रमुख से भी ज्यादा है। अराक्ची ने हॉर्मूज पर ट्रंप सरकार की बात मान ली थी, लेकिन वहीदी ने नाकेबंदी के जवाब में हॉर्मूज को बंद रखने पर जोर दिया है। वहीदी को ईरान की सुरक्षा परिषद के सचिव का भी समर्थन हासिल है। अमेरिका बार बार ईरान में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रहा है। ट्रंप ने कट्टरपंथियों को सत्ता से हटाने का दावा किया था। अयातुल्लाह खमनेई के मारे जाने के बाद मुश्तबा को कमान मिली
लेकिन मुश्तबा के घायल होने की खबरें सामने आई। साथ ही सार्वजनिक मंच पर जंग के दौरान दिखाई भी नहीं दिए अब तक। सुनिए जरा, इस पर भी नजर इजराइल की भी है और अमेरिका की भी। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? इस वक्त हमारे सामने कई चुनौती हैं। हम अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ईरान ने पूरी दुनिया को आतंकित करके रखा है, जो इसराइल को तबाह करना चाहता है। ईरान अमेरिका को झुकाना चाहता है, पश्चिम सभ्यता को खत्म करना चाहता है। हमने जंग के मैदान में कई सफलताएं हासिल की हैं और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। किसी भी वक्त हम कुछ और बड़ा हासिल करेंगे। और दुनिया में जंग हो रही है, शांति वार्ता हो रही है, तेल गैस से भी दुनिया के देश जूझ रहे हैं। इस बीच भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, सऊदी अरब के दौरे पर हैं एनएसए। इससे पहले यूएई के दौरे पर भी जा चुके हैं भारत के मंत्री। इसके पीछे आखिर कारण यह है कि भारत अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। एक बार एक जंग से भारत ने नजीर ले ली है कि हमें अब अपनी तैयारी आगे की पूरी रखनी है। हॉर्मुज में टेंशन के बीच एनएसए अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ मुलाकात की उन्होंने। विदेश मंत्री के साथ ऊर्जा मंत्री और सऊदी के एनएसए के साथ भी मिले। दोनों देशों के रिश्ते, मिडिल ईस्ट के हालात और आपसी हितों पर बात हुई है। डोभाल की यात्रा पर का सबसे बड़ा फोकस ऊर्जा और सुरक्षा है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। भारत सऊदी अरब से ऊर्जा और औद्योगिक कच्चे माल का आयात करता है। सऊदी अरब से भारत करीब 20% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। पेट्रोलियम गैस और हाइड्रोकार्बन भी सऊदी अरब से खरीदता है। कृषि के लिए उपयोग होने वाले रसायन भी सऊदी अरब से लेता है। कच्चा तेल, एलपीजी हॉर्मुज के रास्ते भारत आते हैं। ऐसे में इस बैठक में दूसरे विकल्पों पर भी बातचीत हुई है। अमेरिका ईरान में तनाव के बीच डोभाल का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बदलते समीकरण के बीच भारत एक्शन में है। सुनिए जरा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। On the directions of राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने वहां के ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, आपसी विचार विमर्श तथा क्षेत्रीय स्थिति सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। he held meetings with जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते देश में एलपीजी सप्लाई अफेक्ट हुई है। सरकार ने इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरियाज में इंक्रीज किया है। इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना। आज के दिन में लगभग 22 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको एडिशनल एलपीजी दी जा रही है। रिटेल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य है, कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही है। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है धर्म के नाम पर आखिर क्या क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। तस्वीर देखिए, आज एक तस्वीर आई मुंबई से, जहां नाजिया नाम की एक महिला देखिए लेंस कार्ड के स्टोर में पहुंची। तिलक कलावा बंद करवाया, मौसम खराब हो इसलिए लगाओ, इसको लगाओ तिलक। तुम्हारा जो एड चल रहा है, ये लेंस कार्ड का एक एड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, जनेऊ, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ सारे साहब को बुलाओ, देखें किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका माथा में तिलक है। बुलाओ। तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान को। बुलाओ। हिंदू कितने हैं यहाँ पर? इधर आइए तुम। और कौन है हिंदू? आइए इधर। इसमें तो शर्माने की बात नहीं है। मैं तो मुस्लिम हूँ, लीजिए मैंने भी लगाया, मैं मुस्लिम हूँ। और कौन है हिंदू यहाँ पर?
और यह मामला उसके बाद बढ़ता चला गया। हरदा से तस्वीर आई है, मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां हिंदू संगठनों ने पोस्टर जलाने शुरू किए। विरोधी आदमी है, तिलक लगाने बिंदी लगाने में दिक्कत होती है, इस तरह जला दिया जाएगा। जाति मानसिकता को इस तरह खास कर दिया जाएगा, होना चाहिए। और उसके बाद ये संगठन के लोग लेंस कार्ट के शोरूम के अंदर पहुंच गए। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर देख रहे हैं, वहां स्टोर की। हिंदुस्तान में यानी चलने देंगे, भी होगी, बिंदी भी होगी, तिलक लगा के आया करो, ठीक है ना। अरे आगे तो पाकिस्तान प्यारा है, डब्बे की दुकान पाकिस्तान में खोल ले, हिंदू का हिंदुस्तान में यानी चलने देंगे, भी होगी, बिंदी भी होगी, और उसके बाद यही हालात गाजियाबाद में भी हुए। गाजियाबाद के लेंस कार्ट के स्टोर में भी कुछ लोग पहुंचे और वहां भी लोगों को कलावा बांधा। दूसरी तरफ देखिए, गुजरात में भी यही तस्वीर सामने आई। गुजरात में कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लेंस कार्ट के स्टोर में घुसे अंदर। सूरत से एक तस्वीर सामने आई। सूरत में देखिए, लेंस कार्ट का शोरूम है और उसके बाद बाहर पोस्टर लगा, पोस्टर फाड़े और अंदर घुसे संगठन के लोग। अब आइए आपको बताऊं कि पूरा बवाल क्या है, आखिर किस बात को लेकर लेंस कार्ट कटघरे में है। दरअसल कंपनी ने हाल में कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस कोड जारी किया था, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आना है। पिछले हफ्ते ड्रेस कोड के निर्देश सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उसमें कर्मचारियों को बिंदी और तिलक लगाने से रोका गया स्टोर के अंदर। वहीं कर्मचारियों को हिजाब और पगड़ी पहनने की छूट दी गई। इसके बाद इंटरनेट पर कंपनी के बहिष्कार की मांग उठने लगी। हिंदू संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता विरोध में उतर गए। गाजियाबाद समेत कई दूसरे शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विवाद बढ़ा तो कंपनी ने माफी मांगी है और नया ड्रेस कोड जारी किया है। कंपनी ने कर्मचारी को धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। बड़ी बात यह है, कंपनी ने माफी मांगने के बाद अब कहा है सभी धार्मिक प्रतीकों की इजाजत है स्टोर में। जो कर्मचारी हैं वो तिलक भी लगा सकते हैं, कलावा भी पहन सकते हैं। सुनिए जरा प्रदर्शन करने वाले क्या कहते हैं। लेंस कार्ट कंपनी में से मुझे जॉब के लिए कॉल आया। फिर मैं सूरत में वैसू एरिया में जॉब का इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ पे मुझे बताया गया था कि हमारी कंपनी में शिखा और तिलक चांदला और कलावा है, और उसको वो आपको परमिशन नहीं है, वो अलाउ नहीं है। मैनेजर द्वारा मुझे बताया गया कि हमारी कंपनी में शिखा और तिलक चांदला और कलावा या कोई अन्य धर्म रिलेटेड वस्तुओं का परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है। लेकिन मुसलमान लोगों को बुर्खा पहनने के लिए परमिशन दिया गया था, सिख लोगों को पगड़ी पहनने के लिए परमिशन दिया गया। दल द्वारा सभी टीम ने आज लेंस कार्ट का विरोध किया है, जिससे हमने यहाँ पे सभी स्टाफ को तिलक लगाया है और कलावा पहनाया है। हिंदू विरोधी बयान दिया है, इसमें हिजाब पे परमिशन दी है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तिलक और कलावा पहनना अनिवार्य रहेगा। इनको गाइडलाइन जारी की है कि तिलक नहीं लगाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे, कलावा नहीं पहनेंगे। लेंस कार्ट कंपनी में काम करने वाले हैं तो उनको तिलक वगैरह लगाए हैं और उसके बाद में चले गए। आइए अब आपको बताऊं, ऐसी एक और तस्वीर सामने आई मेरठ से। देखिए, मेरठ में परशुराम जयंती पर शौर्य यात्रा निकल रही थी और इस यात्रा में देखिए तलवार भी थी और फरसा भी था।
और यहीं तलवार और फरसे के बीच पहुंच गई डीएसपी। डीएसपी ने कहा एफआईआर लिखो जो ऐसा कर रहा है। ये जो बरसा दे रहा है, डंडा दे रहा है, ये सबकी फोटोग्राफी हो रही है और इस सब पे मुकदमा लिखा जाएगा। जितने भी डंडे सब चले करिए। ये जो बरसा दे रहा है, डंडा दे रहा है, ये सबकी फोटोग्राफी हो रही है और इस सब पे मुकदमा लिखा जाएगा। जितने भी डंडे सब चले करिए। ये जो बरसा दे रहा है। आइए अब आपको बताऊं कि हुआ क्या। डिप्टी एसपी आखिर किस बात से इतना नाराज और गुस्सा हो गई, और वो जिन्होंने इस तरह के लोगों को धमकाया है, इस पर भी बहस शुरू हो गई है अलग किस्म की। डिप्टी एसपी का वीडियो वायरल हुआ, बवाल खड़ा हो गया। वीडियो में वो ड्रेस में दिखाई दे रही हैं, उनका लहजा बहुत सख्त है। डीएसपी सुचिता सिंह हाथ में माइक लेकर लोगों को चेतावनी दे रही। वीडियो रविवार का है जब मेरठ में परशुराम जयंती का जुलूस निकला। जुलूस में लोगों के हाथ में फरसा भी था, कुछ युवक डंडा भी लहरा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात डिप्टी एसपी सुचिता डंडा फरसा देखकर भड़क गई। उन्होंने जुलूस को सीसीएस यूनिवर्सिटी के गेट के सामने ही रोक दिया। जुलूस रोककर हाथ में माइक लेकर लोगों को हिदायत देने लगी। उन्होंने लोगों की पहचान कर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। डिप्टी एसपी का वीडियो वायरल हुआ तो ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। डिप्टी एसपी सुचिता सिंह को ब्राह्मण विरोधी बताया जाने लगा। त्यागी ब्राह्मण समाज ने सुचिता सिंह के बयान को आस्था पर प्रहार बताया। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों। सुचिता के बारे में आपको बताऊं, यूपी पीसीएस के 2018 बैच की अधिकारी हैं। यूपी पीसीएस में दूसरी रैंक हासिल की थी। ट्रेनिंग के दौरान सर्वोत्तम कैडेट का अवार्ड भी मिला है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली हैं। पिता अखिलेश सिंह पूर्व पीसीएस अफसर हैं। गाजीपुर के पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह के बेटे से उनकी शादी हुई है। लंबे समय से मेरठ में तैनात हैं। सीओ दरौला रह चुकी हैं। अब इस बवाल के बीच, विवाद के बीच एक और नया बवाल हुआ। बवाल क्या है आपको बताऊं। अगर आप नमिता थापर को जानते हैं, नमिता थापर एमक्योर की फाउंडर भी हैं। उन्होंने नमाज को लेकर कुछ बात कही थी जिस पर बवाल हो गया। उन्होंने इस सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड पता है उन्होंने मुझे बताया कि नमिता तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज and it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise, so good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. Thirdly, tashahhud is like a form of vajrasan which is great for your digestion. और सबसे अच्छी बात है कि आपको दिन में 5 बार एक reset मिलता है, a break from chaos. And another thing, ज्यादातर ये पढ़ा जाता है इन अ कम्युनिटी सेटिंग एंड दैट सोशल कनेक्ट इज जस्ट सो होलसम एंड फुलफिलिंग। वैसे तो हर रिलीजन में प्रेयर। अब आपको दिखाऊं, नमिता को उसके बाद ट्रोल किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर उन पर सवाल उठाए जाने लगे कि नमिता नमाज के फायदे बता रही हैं। उसके बाद जब परेशान हो गई तो उन्होंने एक और वीडियो जारी किया। आ रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग आ रहे हैं नॉन स्टॉप और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहा है। फॉर वॉट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect and this is how you respect, especially to women. रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब 2 विमेन की ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर साइलेंस क्यों? आई हैव लर्नड लॉन्ग बैक, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। यू हैव टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ एंड दैट्स व्हाई गाइस, फॉर ऑल माय ट्रोलर्स, प्लीज कंटिन्यू बट रिमेंबर दैट हिंदुइज्म, एंड आई एम अ प्राउड हिंदू, हैज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कर्मा. So continue at your own discretion because God's watching and for all the आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, आज सियासी खबर है। जेठान यानी अखिलेश यादव बनाम अपर्णा यादव। अखिलेश यादव ठहरे जेठ और अपर्णा ठहरी बहू, तो कैसे ठन गई दोनों में? जेठ बहू में ठन गई। तस्वीर में आपको दिखाऊं कैसे ठनी, क्यों ठनी। उससे पहले देखिए, महिला आरक्षण को लेकर ठनी है और महिला आरक्षण पर अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहा है।
इसी तरह अपर्णा यादव ने भी प्रदर्शन किया था। अपर्णा यादव ने कांग्रेस का झंडा जलाया और समाजवादी पार्टी का झंडा भी वहीं जलाया जा रहा था। अपर्णा यादव मैदान में, नारी के सम्मान में। अपर्णा यादव मैदान में, नारी के सम्मान में। अपर्णा यादव मैदान में, अपर्णा यादव मैदान में, नारी के सम्मान। ये आप देख रहे हैं अपर्णा की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया गया और समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण का जो संशोधन बिल था उसके खिलाफ थी। का जो अनुभव है लगभग अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। पार्टी के अनुसार चाहते हैं आरक्षण। तीसरा, हम जाति। अब देखिए जरा अपर्णा यादव ने क्या कहा था, जिसके बाद अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अपर्णा यादव ने कहा था विरोध का विरोध करने वाली पार्टियां दुर्योधन और दुशासन है। मैंने उनके झंडे जलाकर नारी शक्ति की अस्मिता की ज्योति जलाई है। अगर आज मैं चुप रही तो मेरी अंतरात्मा मुझे कभी माफ नहीं करती। भारतीय नारी के अधिकारों का विरोध करने वालों का सर्वनाश होगा। ये पार्टियां नहीं चाहती कि महिलाएं आम परिवार से निकलकर आगे बढ़ें। ये सिर्फ अपने ही परिवारों में से लोगों को निकालकर आगे बिठाना चाहती हैं। अखिलेश यादव ने इस पर कहा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हर धर्म का कोई ना कोई रंग होता है। समाजवादियों का लाल रंग है। लाल रंग क्रांति का तो है ही, लेकिन ये हमारी देवियों का रंग भी है, उनके पहनावे का रंग भी है। नए शादीशुदा जोड़े जब बनते हैं उनके चूड़े का रंग भी लाल होता है। हम नारी विरोधी नहीं है, आधी आबादी को उनका हक देना चाहते हैं। बीजेपी महिला के हक का हरण करना चाहती है। हमने लक्ष्मण रेखा खींची है। सुनिए जरा छोटी बहू क्या कह रही है और जेठ क्या कह रहे हैं। मैं इन दुर्योधन और दुशासन जैसी मानसिकता वाली पार्टियों का झंडा जला करके नारी अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूँ। इन पार्टियों को, इन विपक्षियों को कभी देश की नारी माफ नहीं करेगी। इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह हर महिला ने अपना कौशल दिखाया है। हर क्षेत्र में जहाँ महिला को मौका दिया गया है। ये विपक्षी चाहते ही नहीं कि देश की आम महिला पार्लियामेंट तक पहुँचे, विधानसभा तक पहुँचे। उस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हम और आप सब लोग जानते हैं कि रंग जो होता है वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा रहता है, या हर धर्म का कोई ना कोई रंग होता है। समाजवादियों का रंग जो लाल है, लाल क्रांति का रंग तो है ही है। ये हमारी देवियों का भी रंग है, उनके पहनावे का भी रंग, हनुमान जी का भी रंग है। नए जोड़े जब बनते हैं तो चूड़ियों का भी रंग लाल होता है। हमारी देवी के चुनरी का भी रंग लाल होता है। तो इसलिए किसी के भी इमोशन को हर्ट नहीं करना चाहिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और दर्दनाक खबर है। 21 मौत का जिम्मेदार कौन? एक बड़ा हादसा हुआ जम्मू के उधमपुर में। ये आप देख रहे हैं जरा बस का हाल। पूरी बस के परखच्चे उड़ गए, ऊपर से पूरी बस का हिस्सा गायब हो गया। जम्मू के उधमपुर में बस पहाड़ से 100 फीट नीचे पलट गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है, 61 लोग घायल हैं। जम्मू के रामनगर से आ रही इस बस में 80 से ज्यादा लोग सवार थे। दावा है कि बस ओवर स्पीड थी और उसमें क्षमता से ज्यादा यात्री थे और इसी वजह से हादसा इतना भयानक हुआ कि बस के परखच्चे उड़ गए। दरअसल टायर फटने के बाद बस का बैलेंस बिगड़ गया था। तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके बाद बस कई बार पलटी है और पलटी खाकर 100 फीट नीचे पलट गई। इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया, हर तरफ मलबा फैल गया। गंभीर चोट लगने की वजह से कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल जेसीबी की मदद से रास्ते से बस का मलबा हटाया जा रहा है। बाद में रेस्क्यू के लिए मेडिकल टीम और पुलिस मौके पर पहुंची है। हादसे में घायल लोगों को उधमपुर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। एक यात्री गंभीर था, उसे एयरलिफ्ट कर जम्मू मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पीएम मोदी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर संवेदना जताई है और मृतकों के परिवार को 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को भी 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सुनिए जरा उधमपुर पुलिस इस हादसे पर क्या कह रही है। कि 14D2121 गाड़ी जो है वो रामनगर से आते हुए एक कगोट मोड़ जो है यहाँ पर ड्राइवर शायद कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से गाड़ी जो है नीचे गिर जाती है और एक ऑटो ऑलरेडी यहाँ से गुजर रहा था उसका टकराती है। जितने भी इंजर्ड हैं उनको शिफ्ट कराया गया है उधमपुर हॉस्पिटल में, कुछ रामनगर हॉस्पिटल में भी किए गए और जो मेडिकल टीम है हमारे सभी मेडिकल CMO साहब हैं सभी। और ये बात करते हैं उत्तर भारत में कम से कम बढ़ती हुई गर्मी की, जिस तेजी के साथ गर्मी बढ़ रही है कि आखिर गर्मी कहां जाकर कम होगी। तो सबके लिए हाय गर्मी जैसे हालात हैं, अप्रैल में ही जलने लगी है, मई जून के हालात क्या होंगे। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की तस्वीर। ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर के लिए कूलर लगा दिया गया है जिससे ट्रांसफार्मर ठंडा रहे। इसी तरह देखिए जरा अहमदाबाद में, ये देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, ट्रैफिक में कूलिंग जैकेट पहना हुआ है। और ये आपको बताऊं गर्मी से देश में हालात क्या हैं, क्या आने वाले वक्त में गर्मी और परेशान करने वाली है, आपके शहर का क्या हाल रहने वाला। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, कई जगह पर पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश यूपी के बांदा में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री दर्ज हुआ, जो इस सीजन का एशिया में सबसे ज्यादा तापमान बताया जा रहा है। 26 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार है और 10 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली NCR में, दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 3 दिनों में पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। भोपाल, उज्जैन समेत ज्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री के पार है। जबलपुर में गर्मी ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और गर्मी की वजह से 12 से ज्यादा जिलों में स्कूल की टाइमिंग बदली गई। राजस्थान में, राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। जयपुर समेत 6 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों में तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान है। बिहार की बात करें, बिहार के 5 से ज्यादा जिलों में लू जैसे हालात बने। बक्सर में भीषण गर्मी के कारण 10 छात्र स्कूल में बेहोश हो गए। 22 अप्रैल तक कई शहरों में पारा बढ़ने का अनुमान है। तो ये अलग अलग शहरों में हालात हैं और बताया जा रहा है आने वाले वक्त में गर्मी और बढ़ने वाली है। अब बारी है लाइफ का फंडा की, देखते हैं क्या है खास। अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो जिंदगी में कभी असली खुशी और संतोष नहीं मिलेगा। 2 किसान भाइयों की कहानी में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। एक गांव में 2 किसान भाई मिलकर खेती करते थे। बड़े भाई का छोटा परिवार था जबकि छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई थी। फसल पकी, दोनों भाइयों ने पूरे दिन मेहनत की, फसल काटी और उसके अलग अलग 2 ढेर बना दिए। लेकिन तब तक रात हो गई थी और उन्हें घर ले जाना मुश्किल था उस फसल को। दोनों ने फैसला किया कि रात में खेत पर ही रखवाली करेंगे और सुबह मजदूर बुलाकर फसल को घर ले जाएंगे। रात में दोनों भाइयों को तेज भूख लगी। उन्होंने तय किया कि एक एक करके घर जाएंगे और खाना खाकर वापस आ जाएंगे। पहले बड़ा भाई घर गया और छोटा भाई खेत पर रखवाली करता रहा। छोटे भाई ने सोचा बड़े भाई के पास परिवार है, पत्नी है, बेटा है, उसकी जिम्मेदारियां मुझसे ज्यादा है, इसलिए मुझे कम अनाज की जरूरत है। यह सोचकर अपने ढेर से थोड़ा सा अनाज उठाकर उसने बड़े भाई के ढेर में डाल दिया। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई वापस लौटा और छोटे भाई को खाने के लिए घर भेज दिया। खेत में बड़े भाई ने सोचा मेरा तो परिवार है जो मेरा ध्यान रखता है, लेकिन छोटा भाई अकेला है, उसका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए उसे ज्यादा अनाज की जरूरत है। यह सोचकर बड़े भाई ने छोटे भाई के ढेर में थोड़ा और अनाज जोड़ दिया, अपने में से डाल दिया। सुबह जब दोनों ने देखा तो उनके ढेर बराबर ही थे। दोनों को एक दूसरे के त्याग का एहसास हुआ और उनका रिश्ता और गहरा हो गया। इस कहानी में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। धन दौलत और कामयाबी से ज्यादा जरूरी है रिश्ते, और रिश्ते को बनाए रखने के लिए त्याग, सम्मान और ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।